हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आप सभी का अगेन इस नए सेशन के अंदर स्वागत करता हूं, जहां पे हम बात कर रहे हैं जीपीएससी एआईबी एग्जाम के बारे में। पार्ट बी हमें पढ़ना है जो कि रिलेटेड है आपके आरटीओ एक्ट, रूल्स, इंस्टीट्यूट्स और जजमेंट के साथ। उसके अंदर हमने इसके पहले डेफिनेशन इन मोटर व्हीकल एक्ट, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है आपका वो कंप्लीट करके रखा हुआ है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन इन अ सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989। आपका जो सीएमवीआर है 1989 वाला, उसमें कौन कौन से डेफिनेशन दिए हैं, कौन से डेफिनेशन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उस पर्टिकुलर डेफिनेशन से हम यहाँ पे जो है डील करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, जो कि है हमारा डेफिनेशन से रिलेटेड, डेफिनेशन इन सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 से रिलेटेड। तो सबसे पहला डेफिनेशन मेरे पास है यहाँ पे, जैसे कि आप देखेंगे कौन सा डेफिनेशन मेरे पास, सबसे पहला डेफिनेशन है मेरे पास एक्ट का। द टर्म एक्ट इज डिफाइंड अंडर रूल 2 सब रूल ए, सब रूल ए of the Central Motor Vehicle Rule 1989. Act means the Motor Vehicle Act 1988. That's it. बस इतना ही चीज जो है आपको समझना है। एक्ट का मतलब है जहां जहां आपको एक्ट दिखेगा इस पर्टिकुलर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल में, तो उसका मतलब होगा मोटर व्हीकल एक्ट 1989। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। जो डेफिनेशन है हमारे पास एग्रीकल्चर ट्रैक्टर। अब ये जो चीज है ये थोड़ी सी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे? देखो, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर कहां पे डिफाइंड है, तो अगेन रूल 2B, सब रूल बी है और रूल कौन सा है हमारा 2। ट्रैक्टर इज अ मैकेनिकली प्रोपेल्ड फोर व्हील व्हीकल। जैसे कि आप व्हीकल यहाँ पे देख रहे हो, उसके पास कम से कम फोर व्हील होने चाहिए। नेक्स्ट है इट इज डिजाइन एंड फिटेड टू वर्क विद अ सुइटेबल इंप्लीमेंट। जैसे कि इसके साथ कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, ट्रैक्टर के साथ कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि आपको एग्रीकल्चर फील्ड में जो है इस इक्विपमेंट्स का यूज होता है। ठीक है, क्रॉपिंग करने के लिए या फिर फार्मिंग करने के लिए या फिर कल्टीवेशन के लिए, जो भी इसके साथ जो है इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो इसके जनरली डिजाइन किया जाता है इक्विपमेंट के साथ यूज करने के लिए फॉर द वेरियस फील्ड्स ऑपरेशन। एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर इफ अटैच विथ ट्रेलर इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चरल मटेरियल। और ट्रेलर की डेफिनेशन हमने इसके पहले देख रखी है। ट्रेलर्स का मतलब क्या? ट्रेलर इज डिफरेंट थिंग, सेमी ट्रेलर इज द डिफरेंट थिंग। दोनों चीजें अलग अलग है, उसको समझो। तो ट्रेलर का मतलब है कि यहाँ पे उसको हम क्या करते हैं, किसी भी व्हीकल के साथ में अटैच करते हैं और उसको एक्सटर्नल हम पावर सप्लाई करते हैं, उसके पास खुद की पावर नहीं होती। ट्रेलर की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर मैं इस आपके ट्रैक्टर को ट्रेलर के साथ अटैच कर दूं तो वो आपके काम आएगा ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए। और ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का करना है हमें, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन जो है ट्रांसपोर्टेशन करना है। आगे बात करेंगे, एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर इज अ नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ये जो व्हीकल है ये नॉन ट्रांसपोर्ट टाइप की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये हुआ आपका एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर। किस तरीके से दिखता है, तो आपके पास यहाँ पे इमेज है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो चीज है ये है आपका एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर। ये भी नॉन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में यहाँ पे हम रजिस्टर्ड करते हैं। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट डेफिनेशन मेरे पास एग्रीकल्चर ट्रेलर की। अब ये ट्रैक्टर और वही ट्रेलर को जो है अगर हम एग्रीकल्चरल पर्पस में यूज करते हैं तो उसको बोला जाता है एग्रीकल्चर ट्रेलर। किस तरीके से डिफाइन करेंगे, देखो डिफाइन है हमारे रूल 2C में, मतलब रूल 2 सब रूल सी के अंदर ऑफ द सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989। एग्रीकल्चरल ट्रेलर इज अ ट्रेलर फिटेड आइदर विथ सिंगल और डबल एक्सल। अब यहाँ पे देखो तो आपका ये सिंगल एक्सल ट्रेलर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहां पे देखेंगे, हाँ यहां से तो ये है आपका ट्रैक्टर, ये है आपका ट्रेलर। इधर इसके पास सिंगल एक्सल हो सकता है, इधर इसके पास डबल एक्सल हो सकता है। यहाँ पे आपको सिंगल एक्सल ट्रेलर दिखाई देगा। उस एक्सल के हमने उस एक्सल के साथ में यहाँ पे दो व्हील्स जो है वो अटैच है, एक इस साइड में होगा, एक पीछे की साइड में होगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर ट्रेलर, इट इज कपल्ड टू एन एग्रीकल्चर ट्रैक्टर। जिस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको क्या किया गया है, उसको अटैच किया गया है, ज्वाइन किया गया है, कपल किया गया है। कपल टू एन एग्रीकल्चर ट्रैक्टर बाय टू हुक्स। एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल मटेरियल्स। तो इस तरीके से अगर हम इस ट्रेलर की बात करते हैं तो इस ट्रेलर को बोला जाएगा एग्रीकल्चरल ट्रेलर। और ट्रेलर को ट्रैक्टर के साथ इस तरीके से आप देखेंगे तो कनेक्ट किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल मटेरियल या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो ये हुआ आपका एग्रीकल्चरल ट्रेलर। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है जो कि है आपकी चलन की। अब ये जो डिफिनेशन है ये थोड़ी सी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में थोड़े से कंफ्यूजन है लोगों को, या फिर कंफ्यूजन लगते हैं
तो इसीलिए मैंने जो है इसको बोला है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या होता है चलन का मतलब, आइए देखते हैं। चलन का मतलब सबसे पहले तो ये डिफाइन किया गया है सीए में, सीए में इसको डिफाइन किया गया है। चलन इज अ डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिसिप्ट। रिसिप्ट होगी, चलन का मतलब एक कोई एक रिसिप्ट होगी, उस रिसिप्ट के अंदर क्या क्या चीजें लिखी होती है। तो जनरली अगर मैं आपके साथ बात करूं, इसको छोड़ दो, डेफिनेशन को छोड़ दो, हम जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं कि भाई मुझे चलन मिला है या फिर मेरी व्हीकल चलन हुई है। इसका मतलब क्या, चलन क्यों होता है सबसे पहले तो अगर आप किसी भी आरटीओ रूल्स या फिर आरटीओ के जो एक्ट्स होते हैं उनको अगर फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपको जो है चलन भरना पड़ेगा, आपके व्हीकल के अगेंस्ट भी जो है वो चलन का प्रोविजन होता है। अब तो सिंपल सी बात है, चलन के ऊपर क्या क्या चीजें लिखी होती है। तो सबसे पहले आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, कुछ आपके व्हीकल्स के फोटो भी उसके साथ हो सकते हैं एज अ प्रूफ के तौर पे। दूसरा चीज उसके अंदर ये लिखा होगा कि भाई कितना भरना पड़ेगा, आपने कौन सा जो रूल है उसको ब्रेक डाउन किया है तो उस रूल का नाम या फिर रूल का प्रोविजन लिखा होना चाहिए। ड्राइवर का नाम नेम लिखा होता है, ड्राइवर का लाइसेंस अगर है तो उसका लाइसेंस नंबर लिखा होता है। ऑफिसर जो है जिनने आपको चलन दिया है उनका नेम लिखा होता है, उनका जो है पोस्ट लिखा होता है। इस तरीके से सारी चीजें जो है वो चलन के ऊपर लिखी होती है। भाई वही चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखो चलन का मतलब क्या, कोई एक रिसिप्ट होगी जिसके ऊपर क्या क्या चीजें लिखी होनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ द डिटेल्स ऑफ द ऑफेंस कमिटेड, मतलब अपने कौन सा रूल जो है उसको ब्रेक डाउन किया है। दूसरी चीज द नेम ऑफ द ऑफेंडर, जो ड्राइवर है या फिर ओनर है तो किसने जो है ऑफेंस किया है उसका नाम यहाँ पे लिखा होना चाहिए। आइदर वो ड्राइवर हो सकता है, आइदर वो ओनर हो सकता है। दूसरा द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इम्पोज एंड मोड्स ऑफ इट्स कलेक्शन, तो आपने जो है कौन सा ऑफेंस किया है और उसके अगेंस्ट में आपको कितना फाइन लगने वाला है वो चीज भी इसके ऊपर लिखी होती है। नेक्स्ट चीज है डिटेल्स ऑफ द ऑफिसर इशूइंग द चलन या फिर डॉक्यूमेंट, किसने आपको चलन दिया है वो ऑफिसर का नाम होगा। नेक्स्ट होगा अदर डिटेल्स स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा उस तरीके से अदर डिटेल्स जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फोटो है, ड्राइवर का फोटो है, व्हीकल का फोटो है, ये सब कुछ चीजें उसके ऊपर आ सकती है। नेक्स्ट चीज है चलन इज आइदर फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब आपको चलन एज अ रिसिट हाथ से लिखी हुई पर्ची भी मिल सकती है या फिर क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको प्रिंटेड चलन भी मिल सकता है। विच इज गिवन टू अ पर्सन वायलेटिंग द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब जो चलन किसको दिया जाएगा, जो पर्सन जो है आपके एक्ट और रूल्स को जो ब्रेक डाउन करेगा उसको वो चलन दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, चलन इज इश्यूड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन यूनिफॉर्म और एनी ऑफिसर ऑथोराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने जिनको बोला है, जिनकी अपॉइंटमेंट किया है चलन को जनरेट करने के लिए या फिर चलन फाड़ने के लिए, उस ऑफिसर को या उन ऑफिसर के द्वारा जो है आपको जो है वो चलन दिया जाता है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे चलन के डेफिनेशन की, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर, वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है मेरे पास कंबाइन हार्वेस्टर का डेफिनेशन। कंबाइन हार्वेस्टर क्या होता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले डिफाइन कहा गया है तो रूल 2CB में डिफाइन किया गया है। आगे बात करेंगे, कंबाइन हार्वेस्टर इज एन एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, सबसे बड़ा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, हार्वेस्टर का यूज कहां पे होगा तो एग्रीकल्चरल फील्ड में, एग्रीकल्चरल पर्पज में उसका यूज होगा। इट इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड और पावर्ड टाइप एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर, आइदर सुइटेबली कपल्ड टू अ ट्रेलर और हेडर असेंबली और एनी अदर अटैचमेंट ऑफ मशीन। उसके पास खुद की पावर होगी, सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल है, उसको बाहर से पावर देने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने इसके पहले ट्रेलर पढ़ा तो ट्रेलर के पास खुद की पावर नहीं थी, वो किसके पावर से चलता था तो ट्रैक्टर को उसके साथ अटैच करना होता था और वो ट्रैक्टर की पावर से चलता था। तो यहां पे वैसी चीज नहीं है, ये खुद का पावर है उसके पास होगा, ठीक है, सेल्फ पावर्ड मशीन है। डिजिग्नेट परफॉर्म मोर देन वन टास्क, एक से ज्यादा काम करने के लिए इसकी अपॉइंटमेंट की गई है या फिर इसको बनाया गया है, इसका डिजाइन किया गया है। अब भाई ये कौन कौन से काम करता है तो उसकी बात करते हैं। देखो ये है आपका हार्वेस्टर, जो कि आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अटैचमेंट के साथ उसको यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये अटैचमेंट है, ये डिफरेंट अटैचमेंट है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो है वो डिफरेंट अटैचमेंट है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट अटैचमेंट उसको लगाए जाएंगे और उसकी जो है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उसका यूज किया जाएगा। क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं कि कौन कौन से टास्क ये कर सकता है। देखो कंबाइन हार्वेस्टर इज अ नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल,
टास्क इंक्लूड्स, कौन कौन से टास्क कर रखे हैं? पिकिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, क्लीनिंग, सेपरेटिंग, चॉपिंग, कलेक्टिंग एंड अनलोडिंग क्रॉप और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सच एज फोडर, शुगर केन, ग्रेन, कॉटन, स्ट्रॉ और स्टॉक व्हाइल मूविंग थ्रू स्टैंडिंग क्रॉप और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। मतलब क्या क्या चीजें वो कर सकता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे दिया गया है। क्लीनिंग कर सकता है, थ्रेशिंग कर सकता है, हार्वेस्टिंग कर सकता है, या फिर क्रॉप को क्या कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह प्रोसेस करके भेज सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा है, कलेक्टिंग एंड अनलोडिंग क्रॉप और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सच एज फॉडर, शुगर केन। एक जगह से उठाएगा, प्रोसेस करेगा, दूसरी जगह भी उसको वहां पे ये करेगा। तो इस तरीके से वो चीजें यहाँ पे हो सकती है। दूसरा, इट्स ड्राइविंग ऑन द रोड इज इंसिडेंटली टू इट्स मेन यूज इन द फील्ड्स। मतलब रोड पे अगर ये चलेगा तो वो उसका जो यूज है वो जो है सेकेंडरी यूज है रोड पे चलना। उसका प्राइमरी यूज कहां पे है? तो एग्रीकल्चरल फील्ड में है, फार्मिंग में है, फार्म में है। मेन यूज कहां पे है? एग्रीकल्चर फार्म में है। फॉर ट्रेवलिंग फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर, मतलब ये रास्ते पे कब आएगा, रोड पे कब आएगा? जब इसको कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, किसी एक फार्म से दूसरी फार्म में जाना है, तभी जाके ये जो चीज है वो रोड पे आने वाली है। वरना इसका मेन यूज जो है वो कहां पे है, मेन एम कहां पे है? तो फार्मिंग में है, फार्म में है, किसी एग्रीकल्चरल लोकेशन पे है। दूसरा, टू अनदर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एट अ स्पीड नॉट एक्सीडिंग 30 kmph। मतलब जो अब ये जो रास्ते पे चलेगा, किसी एक फार्म से दूसरी फार्म में जाएगा, और जब उनके बीच में कोई रोड है, तो रोड पे चलेगा, तो रोड पे चलते समय उसका जो मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए वो होना चाहिए 30 km/h। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड AIS 137 पार्ट 6 इज एप्लीकेबल टू द कंबाइंड हार्वेस्टर। ये चीज जो है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप थॉट में रखो, बस इसके सभी जो चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है। अगेन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले तो नॉन ट्रांसपोर्ट है, दूसरी चीज एग्रीकल्चरल फील्ड्स में यूज होता है। क्या क्या वो कर सकता है, तो वो सभी कुछ चीजें यहाँ पे जो लिखी हुई है कर सकता है। मैक्सिमम स्पीड है 30 km/h। मेन एम है फार्मिंग में यूज करना, फील्ड पे यूज करना, सेकेंडरी यूज है रोड पे यूज करना। जब रोड पे यूज चल रहा है तो कितनी स्पीड होनी चाहिए? 30 km/h से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट है मेरा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल, अब ये डेफिनेशन जो है थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा लंबा होता है, तो उसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले डिफाइन कहा गया है, टूल टू CAB में डिफाइन किया गया है। आगे बात करते हैं, इज अ मशीन, मतलब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल इज अ मशीन हैविंग सेल्फ प्रोपल्शन पावर। मतलब अगेन इसके पास खुद का इंजन होगा, खुद का इंजन होगा। व्हीकल इट इज फिटेड विथ रबर टायर्स, न्यूमेटिक टायर्स और रबर पैडेड, और अ व्हीकल विथ स्टील ड्रम व्हील माउंटिंग। मतलब इसके पास क्या क्या हो सकता है? न्यूमेटिक टायर्स हो सकते हैं, रबर के टायर हो सकते हैं, स्टील के ड्रम हो सकते हैं, और क्या चीज हो सकती है? तो रबर पैडेड व्हील इस तरीके से इसमें हो सकती है। दीज आर द नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, these are the non-transport vehicles. It is primarily designed to perform earth moving, excavation, drilling, loading, spreading, compacting or trenching of earth, rock or other materials and their transportation. मेन यूज कहां पे है? तो अगेन कंस्ट्रक्शनल साइट पे है। मेन यूज इसका रास्ते पे नहीं है, रोड पे ऊपर नहीं है। क्लियर है चीज? क्लियर है? रास्ते के ऊपर इसका जो मेन यूज है वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। इट इज यूज इन माइनिंग, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इरिगेशन एंड जनरल कंस्ट्रक्शन नोन एज ऑफ हाईवे ऑपरेशन। और हाईवे ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? जब हम रास्ते पे चल रहे हैं तो हुआ हाईवे ऑपरेशन, रोड ऑपरेशन। और ऑफ हाईवे ऑपरेशन का मतलब क्या? कि हाईवे से बाहर, हाईवे से बाहर उसका मेन यूज है। कहां पे है? तो कंस्ट्रक्शनल साइड पे उसका मेन यूज है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि इरिगेशन साइड पे है, या फिर आप समझते हो कंस्ट्रक्शन साइड पे है, तो इसका मेन यूज वहां पे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज मॉडिफाइड एंड मैन्युफैक्चर्ड विथ ऑन एंड ऑफ और ऑन एंड ऑफ हाईवे कंपैटिबिलिटी। मतलब दोनों के लिए इसको बनाया जाता है, चाहे आप रास्ते पे इसको चला लो, चाहे आप इसको कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज करो, दोनों के लिए ये जो चीज है वो बनाई जाएगी। बट अगेन इंपॉर्टेंट क्या है? ऑफ हाईवे ऑपरेशन, रास्ते से उसको यूज नहीं करना है ज्यादा, वो यूज होगा नहीं, उसका यूज होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे ज्यादा। आगे है, ड्राइविंग ऑफ दिस व्हीकल्स ऑन अ रोड इज रिलेटेड टू द मेन ऑफ हाईवे फंक्शन।
मेन ऑफ हाईवे फंक्शन एंड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। अगेन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही सिर्फ हम इसको जो है रास्ते पे चलाएंगे, कहीं से लेके जाना है दूसरी साइड पे, तो फिर जो है वो रास्ते पे वो आएगा। विथ अ स्पीड रिस्ट्रिक्टेड टू 50 kmph, मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, तो 50 किलोमीटर पर आवर इसकी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए। आगे बात करेंगे प्योरली ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स डिजिग्नेट एंड अडॉप्टेड फॉर यूज इन ओनली क्लोज प्रीमाइसेस। देखो जो व्हीकल्स होती है जिनको प्योरली ऑफ हाईवे ऑपरेशन के लिए बनाया जाता है, प्योरली किसी क्लोज प्रीमाइसेस में यूज करने के लिए बनाया जाता है, प्योरली सिर्फ और सिर्फ वहीं पे यूज करना है, रास्ते पे वो आएगी ही नहीं। जैसे कि कोई माइन है, माइन से, और वहां पे मुझे कुछ इक्विपमेंट्स या कुछ कुछ व्हीकल्स को यूज करना है या फिर कुछ मैकेनिज्म्स को यूज करना है, तो उसको बोला जाएगा प्योरली ऑफ हाईवे ऑपरेशन। वो कभी भी रास्ते के ऊपर नहीं आएगा, उसको बोला जाता है ऑफ हाईवे ऑपरेशन। एक्सक्लूडेड इनक्लोज प्रीमाइसेस, फैक्ट्री और माइन अदर देन नोड नेटवर्क आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल। मतलब ये कि जो व्हीकल्स या फिर जो मैकेनिज्म, जो इक्विपमेंट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसी क्लोज प्रीमाइसेस में यूज करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि क्रेन है, क्रेन है और सिर्फ वो कंपनी के अंदर यूज होगी, वो कहीं पे बाहर यूज नहीं होगी, तो फिर वो जो है इस डेफिनेशन से उसको बाहर रखा गया है। वो जो क्रेन है फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल के अंदर हम उसको कंसीडर नहीं करने वाले। नेक्स्ट, अब कौन कौन से इक्विपमेंट है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल में, क्या क्या चीजें आती है, तो जैसे कि आपका यहाँ पे बैको लोडर हुआ, या फिर इसको हम जनरल लैंग्वेज में जेसीबी बोलते हैं, ये चीज आती है। उसके साथ साथ आपका फोर्कलिफ्ट ट्रक आता है, ये भी चीज उसमें कंसिडर होती है। उसके बाद आपका व्हील रोलर उसमें कंसिडर होता है। उसके बाद आपको इस तरीके से सारी चीजें जो है इसके अंदर वो कंसिडर होगी। जैसे कि आपकी क्रेन है, मोबाइल क्रेन है, तो वो उस चीज को वो कंसिडर करेगा इन अ डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल। ये सारी चीजें आप देख सकते हो, एक्सकैवेटर है, ग्रेडर है या फिर मिक्सर है, ये सभी चीजें उसमें यूज होगी। लिखा हुआ है आगे क्या क्या उसमें रहता है, उसकी भी हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या क्या उसमें होता है, तो उसमें होगा इट इंक्लूड्स कॉम्पैक्टर, व्हील्ड हाइड्रोलिक एक्सकैवेटर, व्हील लोडर, बैको लोडर का मतलब, ये बैको लोडर मतलब आप जेसीबी उसको बोलते हो, स्किड स्टीयर लोडर, डंपर, मोटर ग्रेडर, मोबाइल क्रेन, डोजर एंड पेवर्स विथ रबर ट्रैक और रबर पैड्स और व्हील पेवर्स, फोर्कलिफ्ट। अब देखो यहाँ पे सब कुछ चीजें हमने देखी, फोर्कलिफ्ट देखी आपने, क्रेन देखी, क्रेन कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे क्रेन है, ये आपका मिक्सर है, ये आपका ग्रेडर है, ये आपका बुलडोजर है। ये सब कुछ चीजें जो है वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स में क्या होती है, कंसीडर होती है। ठीक है, डोजर क्या, फोर्कलिफ्ट, सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर, कॉन्क्रीट मिक्सर भी हमने यहाँ पे देखा। देखो कॉन्क्रीट मिक्सर ये था यहाँ पर, इसको हटा देते हैं तो देखिएगा, देखो मिक्सर ट्रक, तो ये आपका मिक्सर हुआ, कॉन्क्रीट मिक्सर हुआ। हाँ नेक्स्ट कॉन्क्रीट मिक्सर और सेल्फ प्रोपेल्ड बूम पंप्स, सेल्फ प्रोपेल्ड और कंक्रीट पंप्स और एनी अदर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल और कॉम्बिनेशन, ये सभी जो चीजें हैं वो हम जो है कंस्ट्रक्शनल इक्विपमेंट व्हीकल्स में जो है उसको हम कंसीडर करते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि भाई कौन कौन सी चीजें उसमें हम कवर करते हैं और कौन सी चीजें जो प्योरली ऑफ हाईवे ऑपरेशंस के लिए बनाई जाती है उसको हम उसके अंदर कवर नहीं करने वाले। वो डेफिनेशन से बाहर रखी गई है, उसका मतलब ये कि वो व्हीकल्स ही नहीं है और जो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होती। आगे, व्हीकल्स नॉट इक्विप्ड टू ट्रैवल ऑन अ पब्लिक रोड ऑन देयर ओन पावर, दैट इज स्लिप फॉर्म पेवर्स, concrete pavers, cold mining machines, cold recycler machines and any construction equipment vehicles, ये सारी चीजें जो है वो कहां पे यूज नहीं होने वाली, रोड के ऊपर रोज नहीं होने वाली, और इसीलिए जो है इनको जो है हम मोटर व्हीकल की डेफिनेशन के अंदर कवर नहीं करते। इनको जो है हम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल के अंदर जो है कवर नहीं करेंगे, उसको जो है बाहर रखेंगे उस डेफिनेशन से। ठीक है, हाँ, और अर्थ मूविंग व्हीकल्स विथ क्रॉलर, मेटल ट्रैक, ट्रैक्ट एक्सकैवेटर और एक्सकैवेटर विथ लेग्स आर नॉट फॉलिंग अंडर द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स एज दे आर नॉट परमिटेड टू रन ऑन अ पब्लिक रोड, और इसीलिए जो है ये जो है व्हीकल्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे
व्हीकल्स की कैटेगरी में वो जो है वो नहीं आएंगे। और जो सभी चीजें हम पढ़ेंगे, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, परमिट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल, ये सब कुछ जो चीजें फिर इनको जो है अप्लीकेबल नहीं होगी। क्लियर है? चीज क्लियर है? तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल का मतलब समझा, क्या चीजें उसमें आती है, क्या चीजें हम उसमें कंसिडर नहीं करते हैं, वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है ई रिक्शा का डेफिनेशन। अगेन इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ई रिक्शा का डेफिनेशन आपको दो जगह दिखता है, आइदर आपको एक्ट में दिखेगा, आइदर आपको सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में दिखेगा। दोनों जगह ये जो डेफिनेशन है ये आपको दिखता है। देखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी आस्क्ड इन योर एग्जाम 2021 में। देखो क्या है, सबसे पहले डिफाइन कहा गया है रूल 2CB में, क्या है? तो इट इज अ बैटरी ऑपरेटेड स्पेशल पर्पस थ्री व्हील्ड व्हीकल। बैटरी से चलता है, थ्री व्हील जो है इसके पास होते हैं। ये दोनों चीज जो है हम ऑलरेडी एक्ट में जब हम इनका डेफिनेशन देखे थे तो हम ऑलरेडी इसको कवर किए हैं। आगे, इट इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग द लास्ट माइल कनेक्टिविटी फॉर कैरिंग पैसेंजर फॉर हायर एंड रिवार्ड। देखो जब जब रिक्शा का नाम आएगा तो पैसेंजर का नाम आएगा। अगर ये ई कार्ट होता तो ई कार्ट गुड्स के लिए यूज होता है, और ई रिक्शा जो है पैसेंजर के लिए यूज होता है। आगे, दिस व्हीकल इज कंस्ट्रक्टेड और अडॉप्टेड टू कैरी नॉट मोर देन 4 पैसेंजर एक्सक्लूडिंग ड्राइवर। मतलब ये कि इसका सेटिंग कैपेसिटी जो है वो 4+1 है। ड्राइवर अलग से बैठेगा, 4 पैसेंजर जो है वो अलग से बैठेंगे। दोनों अलग अलग चीजें हैं। 4+1, 4 पैसेंजर अलग से बैठेंगे, ड्राइवर जो है अलग से बैठेगा। एक्सक्लूडिंग का मतलब अलग अलग होता है। आगे बात करेंगे, पैसेंजर लगेज इज रेस्ट्रिक्टेड टू 40 kgs इन टोटल। 4 पैसेंजर का जो 4 पैसेंजर्स बैठ रहे हैं उनका टोटल लगेज जो है 40 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं, नेट पावर ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक मोटर रेस्ट्रिक्टेड टू कितना है? 2000 वैट। अब अगर यहां पे अब यही डेफिनेशन अगर आपको मोटर व्हीकल एक्ट में पूछी जाती तो सारी चीजें सेम है, बट उसमें जो पावर दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 4000 का इन मोटर व्हीकल एक्ट। तो ध्यान में रखना, एक्ट में पावर बोलता है 4000 होनी चाहिए, और यहां पे पावर बोलता है 2000 होनी चाहिए। देखो एक्ट जो है वो आपको बड़ी बाउंड्री प्रोवाइड करता है, फिर उस बाउंड्री के बाहर तो आप किसी भी हालत में नहीं जा सकते हैं। तो फिर जो है उसके अंदर एक छोटी सी बाउंड्री और CMVR डेवलप करता है कि भाई जब आप ई रिक्शा बना रहे हो ना तो उसकी मैक्सिमम बैटरी की पावर है तो 2000 वैट होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है, स्पीड ऑफ दिस व्हीकल इज रेस्ट्रिक्टेड टू 25 kmph। मतलब 25 km/h से ऊपर इसका जो है वो स्पीड नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी व्हीकल जो ये सभी कंडीशंस को फॉलो करेगी उसको हम बोलेंगे ई रिक्शा। ई रिक्शा भैया दिखता कैसे है? तो देखो इस तरीके से आपका ई रिक्शा दिखता है। क्या बोला था मैंने कि आपके पास यहाँ पे जो है वो ड्राइवर बैठता है तो डी लिखते हैं, यहाँ पे पैसेंजर्स होते हैं तो इन 2 सीटों में लाके, यहाँ पे ये सीट है, यहाँ पे एक सीट है, 4 पैसेंजर टोटल यहाँ पे होनी चाहिए दोनों को मिला के। और ये जो व्हीकल है आप देखेंगे तो यहाँ पे उसकी बैटरी रखती रहती है, यहाँ पे जो है यहाँ पे उसका बैटरी रखा जाता है, बैटरी बॉक्स। 3 व्हीलर है, 1 2 3 व्हील्स है। तो ये सभी जो चीजें इसको फॉलो करता है, उसको ऑबे करता है, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे आपका ई रिक्शा। ई रिक्शा क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, दूसरा डेफिनेशन है हमारे पास ई कार्ट का। ई कार्ट का अब देखो कहां पे डिफाइन किया गया है पहले, और 2CC में डिफाइन किया गया है। 2CC ऑफ द सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल 1989 में डिफाइन किया गया है। ई कार्ट और ई रिक्शा दोनों 100% सेम है, बस उसका पर्पस जो है वो डिफरेंट है। क्या पर्पस होगा ई कार्ट का? तो ई कार्ट का पर्पस है भाई पैसेंजर ट्रेवलिंग के लिए ई रिक्शा यूज करते हैं, ई कार्ट यूज करते हैं टू कैरी गुड्स, फॉर कैरिंग गुड्स। तो यहां पे बात करते हैं, ई कार्ट इज अ बैटरी ऑपरेटेड, अगेन सेम चीज, स्पेशल पर्पस व्हीकल 3 व्हीलर, यहां पे भी ये चीज सेम है। इट इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग द लास्ट माइल कनेक्टिविटी फॉर कैरिंग गुड्स। ये चीज बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो गुड्स के लिए यूज किया जाता है कार्ट, और पैसेंजर के लिए यूज किया जाएगा ई रिक्शा। अगेन यहाँ पे जो है कितना इसका बैटरी पावर होना चाहिए? तो बैटरी पावर यहाँ पे होना चाहिए, इट इज कंस्ट्रक्टेड प्रोवाइडेड विद सेपरेट कंपार्टमेंट एंड लोड बॉडी टू कैरी गुड्स। मैक्सिमम ग्रॉस व्हीकल वेट इज 310 किलोग्राम्स। वहां पे मैक्सिमम कितना गुड्स हम कैरी करते थे ई रिक्शा के अंदर? तो टोटल 40 kg, टोटल 40 kg।
प्राइमरी पर्पस पैसेंजर के लिए, यहां पे प्राइमरी पर्पस गुड्स के लिए, और कितना किलोग्राम वेट है टोटल 310 किलोग्राम। आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो है इस तरीके से जो है आपका ई कार्ड आपको दिख जाएगा। यहां पे अगेन ये बैटरी बॉक्स है, ये फर्स्ट व्हील, ये सेकंड व्हील, ये थर्ड व्हील, और ये आपका जो है वो कंपार्टमेंट है, लोड कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट जो कि जिसके अंदर जो है हम गुड्स को रखने वाले हैं, जिसके अंदर हम गुड्स को रखने वाले हैं। और मैक्सिमम कितना गुड्स हम रखेंगे, तो मैक्सिमम रखेंगे हम 310 kg। और ये आपकी ड्राइवर सीट है यहाँ पे। तो ये है आपका ई कार्ड, ये है आपका ई कार्ड। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन मुझे पढ़नी है जो कि है फैसिलिटेशन सेंटर। क्या होता है ये सेंटर, इसकी बात करते हैं। देखो कहां पे लिखा हुआ है, सबसे पहले तो रूल CD में इसको डिफाइन किया गया है। क्या होता है देखो, फैसिलिटेशन सेंटर इज एनी फिजिकल फैसिलिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ। मतलब एक तरीके से इसको ऐसे समझो कि कोई एक नेट कैफे है भाई, कंप्यूटर सेंटर है, जहां पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जिनको चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा समझो आप समझने के लिए। दूसरी चीज, फैसिलिटेशन सेंटर इज हैविंग नेसेसरी रिसोर्सेस एंड ऑथराइज्ड पर्सन फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू एंड यूज ऑफ पोर्टल्स मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ। मतलब जो पोर्टल है, जो वेबसाइट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, उनको चलाने के लिए एप्रोप्रिएट रिसोर्सेस है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, स्कैनर है और जो भी कुछ चीजें होंगी। और वहां पे बैठा हुआ जो आदमी है वो भी क्या है, प्रोफेशनल है, उनको सब कुछ चीजें आती है। तो इस ऐसे सेंटर को हम बोलेंगे फैसिलिटेशन सेंटर। बट प्रोवाइडेड दैट उसके पास जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन होनी चाहिए वो सेंटर चलाने के लिए, परमिशन होनी चाहिए वो सेंटर चलाने के लिए। आगे बात करते हैं, यूज ऑफ फैसिलिटेशन सेंटर इज आइदर फॉर चार्ज और अदरवाइज। मतलब इसके लिए यहां पे अगर आप जाएंगे कोई भी सर्विस लेने के लिए तो उसके अगेंस्ट में जो है आपको कोई चार्ज पे करना पड़ सकता है या फिर हो सकता है वो फ्री में भी अवेलेबल किया जाए। तो इस तरीके से हम बोलते हैं फैसिलिटेशन सेंटर के बारे में। नेक्स्ट है मेरे पास फाइनेंसर का डेफिनेशन। नेक्स्ट है मेरे पास फाइनेंसर का डेफिनेशन। क्या होता है फाइनेंसर, तो सबसे पहले अगेन 2D में डिफाइन किया गया है फाइनेंसर को। क्या है फाइनेंसर का डेफिनेशन, तो फाइनेंसर मींस अ पर्सन और अ टाइटल होल्डर कम डीलर। मतलब कोई पर्सन हो सकता है, कोई एक कंपनी हो सकती है, कोई एक डीलर हो सकता है, who lets vehicle on hire under an agreement। मतलब वो क्या करेगा, व्हीकल को हायर एंड परचेस एग्रीमेंट के अंदर आपको क्या करेगा, वो सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा, आपको वो क्या करेगा, फाइनेंस करेगा, कुछ पैसे जो है आपको आपके लिए वो अवेलेबल करके देगा। और उस पैसे देने के अगेंस्ट में हम उसको क्या करते हैं, लोन जो है या फिर जो इंटरेस्ट है उसको हम क्या करते हैं, पे करते हैं। Agreement of hire purchase or lease or hypothecation to the operator with the permission to get its registered in operator's name as registered owner। इसका मतलब ये है कि आपको वो सपोर्ट करता है फाइनेंशियली और उसके अगेंस्ट में आप जो है उसको क्या करते हो, ओनर बनाते हो आपके व्हीकल का, और उसके परमिशन से ही जो है आपके वो व्हीकल डिलीवर की जाती है, आप उसको यूज करते हो। और जब जब आप उसको यूज करते हो तो आप उसके अगेंस्ट जो है उसका प्राइमरी जो पैसा है उसका पैसा और उसके साथ साथ कुछ उसके ऊपर इंटरेस्ट, ये दोनों चीजें क्या है उसके हम पे करते रहते हैं। तो ऐसी कोई कंपनी है, ऐसा कोई पर्सन है, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे फाइनेंसर अकॉर्डिंग टू रूल 2 सब रूल D ऑफ CMVR 1989। नेक्स्ट है मेरे पास फॉर्म का डेफिनेशन। फॉर्म, अब फॉर्म का मतलब क्या, कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल में मेंशन है, उसको हम कहेंगे फॉर्म। सिंपल सी डेफिनेशन अगर कोई मुझे पूछे तो मैं इस तरीके से उनको बताऊंगा। क्या लिखा हुआ है, तो डिफाइंड अंडर रूल 2E, फॉर्म मींस अ फॉर्म अपेंडेड टू दिस रूल्स इंक्लूडिंग अ कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मेड अवेलेबल ऑन द पोर्टल। मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी हो सकता है या फिर कोई एक स्पेशल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि इस रूल में दिए गए हैं, उसको हम बोलेंगे फॉर्म, उसको हम बोलेंगे फॉर्म। आगे डेफिनेशन मेरे पास जो कि है यहाँ पे, द टर्म सेक्शन, सेक्शन की डेफिनेशन कहां पे लिया गया है,
सेक्शन डिफाइन किया गया है 2F में। सेक्शन का मतलब क्या, देखो सेक्शन मींस अ सेक्शन इन द एक्ट, और एक्ट कहां पे है, तो एक्ट का मतलब क्या है, अगेन एक्ट का मतलब है मोटर व्हीकल एक्ट 1988। मतलब इस एक्ट के अंदर जो सेक्शन दिए हैं वही सेक्शन का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू सब रूल 2F ऑफ CMVR। सेक्शन का मतलब सेक्शन इन मोटर व्हीकल एक्ट, बहुत सिंपल है। इस तरीके से डेफिनेशन जो है उसको आपको पढ़ना नहीं है, उसको पढ़ के छोड़ देना है भैया, वो एग्जाम में पूछे भी नहीं जाएंगे। जो डेफिनेशन में कुछ कंसेप्ट होता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, वही जो चीजें हैं वही जो डेफिनेशन से आपके एग्जाम के लिए पूछी जाती है। नेक्स्ट है ट्रेड सर्टिफिकेट। अगेन ये डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है, अलग से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। कहां पे डिफाइन किया गया है, तो रूल 2G में डिफाइन किया गया है। क्या बोलता है ट्रेड सर्टिफिकेट, ट्रेड सर्टिफिकेट मींस अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द रजिस्टरिंग अथॉरिटी अंडर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 35। तो अंडर 35 के अंदर अगर कोई सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाता है तो उसको बुलाया जाएगा ट्रेड सर्टिफिकेट, जो कि डीलर्स या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके लिए जो है इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो इशूड, इसको इशूड कैसे किया जाता है, तो इशूड इन फॉर्म 17, इन फॉर्म 17 किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो डीलर्स, मैन्युफैक्चरर इस सेक्टर, इस तरीके से जो लोग डील करते हैं मोटर व्हीकल्स के रिस्पेक्ट में, उनके लिए जो है ये ट्रेड सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अगेन ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको निगेटिव वे में प्रोवाइड की गई है। निगेटिव वे किस तरीके से, मैंने बताया था आपको इसके पहले लेक्चर में। निगेटिव वे का मतलब ये कि जो नहीं है बाकी उसको छोड़ के, जैसे कि डेफिनेशन में क्या कहा गया है, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल मतलब ऐसे व्हीकल्स जो ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में नहीं आते, मतलब ये निगेटिव है ना, तो इसी के लिए कहा गया है इसको निगेटिव वे में जो है डिफाइन किया जाता है। क्या है देखो, द टर्म नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल इज डिफाइंड अंडर रूल 2H of the CMVR 1989. Non-transport vehicle means a motor vehicle which is not a transport vehicle. जो ट्रांसपोर्ट में नहीं आता वो फिर किस में आएगा, नॉन ट्रांसपोर्ट में आएगा। तो ऐसे जो व्हीकल्स होते हैं, या सॉरी इस तरीके से जो डिफाइनेशन होते हैं उनको हम बोलते हैं नेगेटिव वे के डेफिनेशंस। आगे बात करते हैं कैटेगरी L1। अब ये यहां से जो थोड़ा सा पोर्शन ना, वो थोड़ा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट होता है। L1, L2, L5, M, M1, M2, M3, N, N1, N2, N3, इस तरीके से जो डेफिनेशंस है आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगेन कैटेगरी T है, T1 है, T2 है, इस तरीके से डेफिनेशन जो है थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है इसमें, बट एकदम सिंपल है। अगर आप खुल के माइंड से पढ़ोगे तो वो चीज है वो है आपको क्लियर हो जाएगी। देखो क्या है कैटेगरी L1। कैटेगरी L1 कहां पे डिफाइन है, अगेन 2I में डिफाइन है। कैटेगरी L1 इज अ मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मतलब सिंपल सी चीज है MCWOG। L1 का मतलब है MCWOG, मोटरसाइकिल विदाउट गियर। आगे दीज व्हीकल्स आर हैविंग इंजन कैपेसिटी लेस देन 50 सीसी, लेस देन 50 सीसी। अब आपको बात समझ में आई होगी कि जब हम लाइसेंस को पढ़ते हैं तो लाइसेंस में हम एक चीज ध्यान में आती है, जो कि आपका 16 इयर्स में पेरेंट गार्डियन या फिर पेरेंट और गार्डियन के उसके साथ में हमें एक लाइसेंस मिलता है, जो कि 16 इयर्स का जो एप्लीकेंट है उसको हम अलाउड कर सकते हैं। तो वो व्हीकल का लाइसेंस ये वाला होता है, L1 कैटेगरी वाला। कैटेगरी L1 व्हीकल इज फिटेड विथ अ थर्मिक इंजन विथ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 70 kmph। उसको अगर इंजन बिठाया गया है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी 70 किलोमीटर पर आवर। इंजन का कैपेसिटी होगा 50 सीसी और उसके पास विदाउट गियर की अरेंजमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है मोटर पावर ऑफ कैटेगरी L1 व्हीकल इज लेस देन 4 किलो वैट्स इफ फिटेड विथ इलेक्ट्रिक मोटर। अगर उसके पास इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है तो फिर उसका जो इंजन कैपेसिटी सॉरी उसका जो बैटरी कैपेसिटी है वो कितना होगा, 4 किलो वैट से कम होगा। ठीक है, यह है L1 कैटेगरी। अब बात करते हैं L2 कैटेगरी की। L2 कैटेगरी की बात करते हैं। L2 कैटेगरी का मतलब है विथ, देखो द टर्म L2 इज डिफाइंड अंडर रूल 2IB ऑफ द CMVR 1989। इंजन कैपेसिटी ऑफ द कैटेगरी L2 व्हीकल इज मोर देन 50 सीसी। 50 सीसी से ज्यादा इसका इंजन कैपेसिटी है। पहला जो है इंजन कैपेसिटी 50 सीसी से कम था। दूसरा चीज, इट इज अ लाइट टू व्हील पावर्ड व्हीकल फिटेड विथ अ थर्मिक इंजन।
ठीक है। दूसरा, मोटर पावर ऑफ कैटेगरी L2 व्हीकल इज मोर देन 4 किलोवाट्स इफ फिटेड विद इलेक्ट्रॉनिक मोटर। इसके पहले हमने देखा था कि वो जो व्हीकल थी वो विदाउट गियर थी, 50 सीसी से उसका इंजन कम था, यहाँ पे इंजन ज्यादा है 50 सीसी से, उसका बैटरी पावर 4 किलोवाट था, इसका बैटरी पावर 4 किलोवाट से ज्यादा है। एग्जैक्टली अपोजिट चीज है, L1 से L2 जो है एग्जैक्टली अपोजिट है। किसी भी एक चीज को ध्यान में रखो, उसका उल्टा घुमा दो, दूसरी चीज आपके सामने बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से L2 और L1 को हम डिफाइन कर सकते हैं। आगे बात करेंगे कैटेगरी L5 की। कैटेगरी L5 की, कैटेगरी L5 कहां पे डिफाइन है? तो आईसी में डिफाइन है। कैटेगरी L5 डिफाइन है रूल 2 आईसी में। देखो क्या बोलता है, कैटेगरी L5 इज अ 3 व्हील्ड व्हीकल। अभी तक जो हम बात कर रहे थे L1 L2 की, L1 जो था वो 2 व्हीलर था, L2 जो था वो भी 2 व्हीलर था। L5 अब यहाँ पे जो है वो है 3 व्हील व्हीकल, 3 व्हीलर व्हीकल विथ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, fitted with a thermic engine having capacity of 25 cc or more। 25 सीसी से ज्यादा इसका इंजन होगा, उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? 25 किलोमीटर पर आवर से कम होगी, विद अ मैक्सिमम स्पीड बोला है, तो इससे कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा उसका इंजन कैपेसिटी होगा। फिटेड विथ इलेक्ट्रिक मोटर हैविंग मोटर पावर एक्सीडिंग 0.25 किलोवाट, इससे ज्यादा उसकी पावर होगी। एंड नॉर्मली यूज फॉर कैरिंग पर्सन्स। ग्रॉस व्हीकल वेट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 1500 kg। देखो जहां जहां एक ध्यान में रखो, जहां जहां L5 आएगा वो 3 व्हीलर हो जाएगी, L5 आएगा वो 3 व्हीलर हो जाएगी। नेक्स्ट L5, कैटेगरी L5 की ही बात हो रही है। सेमी ट्रेलर, सेमी ट्रेलर इज पॉसिबल टू अटैच विद दिस व्हीकल इफ हैंडल बार और स्टीयरिंग व्हील इज प्रोवाइडेड। उसके साथ सेमी ट्रेलर भी अटैच किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, इफ द सेमी ट्रेलर अटैच टू अ 3 व्हील प्राइम मूवर, ग्रॉस कॉम्बिनेशन वेट इज 2500 kg। अब इसके पहले हमने क्या देखा था? इसके पहले हमने बात की कि इसकी जो वेट है वो कितना होना चाहिए, उसका जो वेट है वो कितना होना चाहिए? तो 1500 kg होना चाहिए विदाउट सेमी ट्रेलर। अगर इसके साथ हम ट्रेलर को ऐड कर दे तो उसका वेट होना चाहिए 2500 kg के इक्वल। ठीक, ओके। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ बैटरी ऑपरेटेड 3 व्हील्स, वेट ऑफ द ट्रैक्शन बैटरी इज नॉट टू बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द GVW एंड फॉर द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये तीनों जो लाइंस हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम इसका ग्रॉस व्हीकल वेट कैलकुलेट करते हैं तो बैटरी का वेट जो है उसको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, उसको आपको निग्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बैटरी खुद का वेट कितना है? 1500 kg। अगर सेमी ट्रेलर लगा देंगे तो वेट हो जाएगा 2500 kg। L5 क्या है? 3 व्हीलर पैसेंजर कैरियर व्हीकल है। सॉरी, L5 क्या है? 3 व्हील व्हीकल है, पर्संस के लिए उसको जनरली यूज किया जाता है। नेक्स्ट L5M, L5M। अब देखो L5 तो दोनों में सेम है, तो बाकी जो एजेंडा होगा वो सेम होगा, बस उसमें जो एम का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है। देखते हैं क्या डिफरेंस है उसके अंदर। देखो कहां पे डिफाइन है, सबसे पहले तो रूल 2 ID में डिफाइन है। कैटेगरी L5M इज द 3 व्हील्ड पैसेंजर कैरियर। सबसे पहले पैसेंजर आया क्योंकि M आया, जहां जहां M आएगा वहां वहां पैसेंजर आएगा, जहां जहां N आएगा वहां वहां गुड्स आएगा। एक चीज अभी यहां पे जो है फिक्स कर लो, जहां जहां N आएगा वहां वहां गुड्स आएगा, जहां जहां M आया वहां वहां पैसेंजर आएगा। इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज अ ऑटो रिक्शा। L5M क्या है? ऑटो रिक्शा है, 3 व्हील्ड व्हीकल। नेक्स्ट, ड्यू टू इट्स टेक्निकल फीचर्स, कैटेगरी L5M व्हीकल्स आर यूज्ड फॉर द कैरेज ऑफ पैसेंजर। जहां जहां M आएगा वहां वहां पैसेंजर आएगा। बाकी सारी चीजें जो L5 के केस में हमने पढ़ी वो एज इट इज जो है यहाँ पे एप्लीकेबल होती है, एज इट इज यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। ये क्लियर हुआ L5M हमारा। आगे हम बढ़ते हैं, L5N की तरफ जाते हैं। अब L5N की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो आपको सीधा सा मतलब यहां पे समझ आना चाहिए। सर L5N लिखा हुआ है तो L का मतलब होगा गुड्स कैरेज। अभी अभी हमने बताया था N का मतलब होता है गुड्स कैरेज। कहां पे डिफाइन की जा रही है? तो रूल 2J में डिफाइन किया जाता है। क्या है? कैटेगरी L5N व्हीकल्स हैज अ सेपरेट कंपार्टमेंट
और लोड बॉडी फॉर कैरेज ऑफ गुड्स। नंबर ऑफ सीट्स एक्सक्लूडिंग ड्राइवर आर रेस्ट्रिक्टेड टू 3 इन कैटेगरी L5 एंड व्हीकल्स। ड्राइवर को छोड़ के मैक्सिमम 3 जो सीटिंग कैपेसिटी इसकी हो सकती है। मेनली डिजाइन किया जाता है गुड्स को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। क्लियर है? ओके। कैटेगरी यम, अगेन यम आया, क्या होगा? यम का मतलब है पैसेंजर कैरी करने के लिए, बट एक ध्यान में रखना, सिर्फ यम है इसका मतलब ये 4 व्हीलर है। 4 व्हीलर है, दो चीजें ध्यान में रखनी है, क्या क्या? पहला तो 4 व्हील पैसेंजर व्हीकल, दैट्स इट, खत्म हो गई डेफिनेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, डिफाइंड अंडर रूल 2K, कैटेगरी यम व्हीकल्स हैज एटलीस्ट 4 व्हील्स, कम से कम 4 व्हील होने चाहिए, यूज फॉर कैरेज ऑफ पर्सन पैसेंजर होनी चाहिए, दैट्स इट। दो लाइन ध्यान में रखनी है, 4 व्हील कम से कम, क्योंकि 3 व्हील तो हमने कंसिडर किया ना, L5, L5M, L5N। 2 व्हीलर भी आई थी, L1, L2, 2 व्हीलर भी आके गई, 3 व्हीलर भी आके गई, अब बचती कौन है? 4 व्हीलर। तो L5 यम क्या आएगा? 4 व्हीलर आएगा। यम है इसका मतलब क्या है? वो क्या है? पैसेंजर कार है, पैसेंजर के लिए उसको यूज किया जाएगा, पैसेंजर व्हीकल है। अब इसके सब पार्ट्स हैं, M1 है, M2 है, M3 है, क्या है उसको देखते हैं। देखो M1 क्या होता है, बहुत सिंपल है। M1 क्या होता है? देखो M1 का मतलब अगेन रूल 2L में उसको डिफाइन किया गया है, कैटेगरी M1 व्हीकल्स एंड हैविंग लेस देन 8 सीट्स इन एडिशन टू द ड्राइवर सीट। सीटिंग कैपेसिटी है लेस देन 8 सीट्स, 8 से कम ही होगा। आगे, बॉडी वर्क फॉर मोटर व्हीकल्स ऑफ कैटेगरी M1 इज required to be in accordance with the annexure 1 of the standard AIS 053/2005। मिनिमम कितने व्हील्स होने चाहिए भाई? मिनिमम व्हील्स होने चाहिए 4 व्हील्स, मिनिमम 4 व्हील होने चाहिए। पैसेंजर व्हीकल है, पैसेंजर व्हीकल। तीसरी, मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? 8। मैक्सिमम सीटिंग ये होनी चाहिए, वो 8 होनी चाहिए। कौन कौन से व्हीकल इसके अंदर फॉल होते हैं? आप बोलोगे सर मैक्सिमम 8 होना चाहिए, इसका मतलब 8 से कम चलेगा ना? हाँ बिल्कुल चलेगा। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट, इसके तो बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास, कौन कौन से हैं? अब देखो ना, टाटा के कार से, टाटा नेक्सॉन, टाटा पंच, टाटा हैरियर, मारुति सुजुकी के कार से, मारुति सुजुकी, बलेनो है, स्विफ्ट है, सभी जो कार्स है वो इसके अंदर फॉल होते हैं, इस पर्टिकुलर चीज के अंदर वो फॉल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो कौन कौन से कार है, देखो यहाँ पे मेरे पीछे बहुत सारी कार लगी हुई है। हुंडई क्रेटा इसके अंदर आएगी, 8 से कम सीट है, 4 व्हील है, पैसेंजर के लिए यूज की जाती है, ठीक है। विटारा ब्रेजा मारुति सुजुकी इसमें आएगी, 4 व्हील्स है, पैसेंजर के लिए यूज की जाएगी, 8 से कम सीट है। तीसरा बलेनो, वो भी चीज इसके आएगी, 4 व्हील्स है, पैसेंजर के लिए यूज की जाएगी, ठीक है। और उसके पास जो है सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 8 से कम है। उसके बाद है मारुति स्विफ्ट, यूज की जाएगी, यूज होगी, कैटेगरी में आएगी M1 के। दूसरा है आपका ये अल्टो, अल्टो है। उसके बाद है आपके मारुति की वैगन आर है, या फिर और आपकी हुंडई की क्रेटा। ये सभी जो चीज है वो आपके M1 की कैटेगरी में आती है, M1 की कैटेगरी में आती है। M1 क्या बोलता है देख लीजिए एक बार, 4 व्हील होने चाहिए, पैसेंजर व्हीकल होनी चाहिए, सीटिंग कैपेसिटी कम से कम 8 की होनी चाहिए, मैक्सिमम 8 की होनी चाहिए। 8 से कम आपकी सीटिंग कैपेसिटी अगर होगी तो फिर यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी हमारी कार्स होती है सभी जो है M1 कैटेगरी के अंदर फॉल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं M2 कैटेगरी की। अगेन M आया, इसका मतलब क्या है? M आया इसका मतलब पैसेंजर कार है, अगेन 4 व्हील्स है, 4 व्हील्स है। अगेन सीटिंग कैपेसिटी अब 8 से कम था 1 में, अब यहां पे मोर देन 8 सीटिंग कैपेसिटी होगी, बट प्रोवाइडेड दैट इसका जो GVW होना चाहिए वो लेस देन 5 टन होना चाहिए। इतनी ध्यान में रखोगे चीजें,
डेफिनेशन कवर हो जाएगी। देखो अब क्या दिया, डिफाइन किया जाता है 2M में। कैटेगरी M2 इज अ व्हीकल विथ सीटिंग कैपेसिटी 9 और मोर सीट्स। मैंने क्या बोला, मोर देन 8 सीट्स। अब वही तो चीज है ना भैया, 9 से ज्यादा। इन एडिशन टू द ड्राइवर सीट, ग्रॉस व्हीकल वेट GVW इज लेस देन 5 टन्स। लेस देन 5 टन्स, GVW जो है लेस देन 5 टन्स होना चाहिए। तो बन जाएगी M2 कैटेगरी, सॉरी M2 कैटेगरी की व्हीकल, M2 कैटेगरी की व्हीकल यहां पे बन जाएगी। एग्जांपल्स बोल सकते हैं, जी हाँ 100% बोल सकते हैं। सर कौन सी एग्जांपल होंगे इसके? अरे भाई आपकी फोर्स क्रूजर होती है, सीटिंग कैपेसिटी होती है 9 उसकी, करेक्ट है, ओके। आप बोलेंगे सर ट्रैवलर है, फोर्स की ट्रैवलर है, इसके अंदर आती है, सीटिंग कैपेसिटी है 17, GVW उसके आपका GVW 5 टन से कम होता है। टाटा विंगर है, वो भी इसमें आएगी। टाटा सुमो है, उसमें आएगा। ठीक है, इस तरीके से देखो क्या क्या आएगा। देखो टाटा विंगर है, इसमें आएगी। फोर्स ट्रैवलर है, इसमें आएगी। सीटिंग कैपेसिटी इसकी जनरली 17 होती है, इसके अंदर आएगी। 9 से ज्यादा है सीटिंग कैपेसिटी सबकी, तो सभी चीजें इसमें आएगी। प्रोवाइडेड दैट GVW शुड बी लेस देन, GVW लेस देन 5 टन होना चाहिए, 5 टन होना चाहिए। तो आ गई आपकी कैटेगरी M2, कैटेगरी M2 व्हीकल्स। इस तरीके से एग्जांपल देखिए, अगर आप समझ जाएंगे ना उस चीज को, तो उस चीज को रटना नहीं पड़ेगा भैया, वो चीज खुद ना खुद ध्यान में रह जाती है फिर। और सभी जब सबसे ज्यादा अगर स्टूडेंट्स कहीं पे कंफ्यूज होते हैं ना, तो L1 L2 L5 M1 N2 M3 N1 N2 N3 T1 T2 T3, इसमें कंफ्यूज होता है। हम उसको एग्जांपल के साथ समझेंगे ना, तो वो फिर चीज जो है कंफ्यूजन वाली खत्म हो जाती है वहीं पे। आगे बात करते हैं M3 टाइप की व्हीकल्स को पढ़ते हैं। अब देखो M3 आया, इसका मतलब क्या है, अगेन मेरे साथ चलना है तो आप कभी गलत नहीं होंगे। पहला M आया तो पैसेंजर है, दूसरा 4 व्हील्स है, सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 8 है, मोर देन 8 सीटिंग कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट है GVW, इसके पहले केस में 5 टन से कम था, अब जो है मोर देन 5 टन, मोर देन 5 टन। खत्म हो गया डेफिनेशन, इतनी चीज पढ़ोगे डेफिनेशन खत्म हो जाएगी। देखो रूल 2N में डिफाइन किया गया क्या है, देखो कैटेगरी M3 इज अ व्हीकल विद अ सीटिंग कैपेसिटी 9 और मोर सीट्स, मोर देन 8 सीट्स, इन एडिशन टू ड्राइवर सीट, ग्रॉस व्हीकल वेट GVW एक्सीडिंग 5 टन, 5 टन से ज्यादा होना चाहिए। दैट्स इट, खत्म हो गई डेफिनेशन। क्या आता है इसमें, इसमें सभी बसेस आएगी। बसेस की सीटिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है 9 से, और उसका GVW भी ज्यादा होता है 5 टन से, तो सारी बसेस जो है इस कैटेगरी में आने वाली है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे बोर्ड के ऊपर, ये आपकी बस है, टाटा की बस है, सीटिंग कैपेसिटी ऑब्वियस है 9 से ज्यादा होगी, और GVW जो है 5 टन से ज्यादा। दूसरी आपकी यहाँ पे अशोक लेलैंड की बस है, इसमें भी सीटिंग कैपेसिटी आप देखोगे तो 9 से ज्यादा होगी, और GVW जो है अगेन 5 जो टन है उससे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ये जो बस है ये अगेन किसमें आएगी, M3 के अंदर ये आएगी, कैटेगरी M3 में ये जो है ये आने वाली है। आगे बढ़ते हैं, कैटेगरी N के बारे में पढ़ते हैं। कैटेगरी N, अब जैसे ही N आया आपको ऊपर देखना ही नहीं है, N का मतलब है गुड्स व्हीकल, गुड्स व्हीकल। उसके पास भी कम से कम जो है 4 व्हील्स होनी चाहिए, 4 व्हील्स, 4 व्हील्स होनी चाहिए। इतनी डेफिनेशन हो गई गुड्स व्हीकल N कैटेगरी की। देखो कहां पे लिखा गया है, रूल 2O में यहां पे डिफाइन किया गया है, कैटेगरी N इज अ व्हीकल हैविंग एटलीस्ट 4 व्हील्स यूज्ड फॉर कैरेज ऑफ गुड्स। दैट्स इट, इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। N का मतलब गुड्स व्हीकल, कम से कम 4 व्हील्स उसके पास होने चाहिए। अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, N1 है, N2 है, N3 है। किस तरीके से उसको देख सकते हैं, देखो N1 की बात करते हैं, N1 की बात करते हैं। क्या है N1 में, N1 में है कैटेगरी N1 is defined under rule 2P of the Central Motor Vehicle Rules. Category N1 is a goods carriage vehicle whose gross vehicle weight
इज बिलो 3.5 टन। ऐसी व्हीकल जो कि गुड्स कैरेज के लिए यूज की जाती है, जिसके पास 4 व्हील्स है कम से कम, और जो व्हीकल्स का जीवीडब्ल्यू जो है 3.5 टन से कम है, ऐसी व्हीकल्स को हम क्या कहते हैं, इसी व्हीकल्स को हम कहते हैं, ये जो है N1 टाइप की व्हीकल है। कौन कौन से एग्जांपल है, देखो भैया, एग्जांपल है आपके टाटा दोस्त, सॉरी अशोक लेलैंड दोस्त, अशोक लेलैंड दोस्त, ठीक है। उसके बाद टाटा योद्धा, टाटा योद्धा। उसके बाद यहां पे महिंद्रा बोलेरो, महिंद्रा बोलेरो। उसके बाद और लिख सकते हैं तो टाटा एस, टाटा एस होता है। उसके बाद टाटा का एक और होता है टाटा इंट्रा, वो इसमें आएगा। ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आएगी। तो ये ध्यान में रखना, जीवीडब्ल्यू जो है मैक्सिमम 3.5 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3.5 टन इज दी मैक्सिमम लिमिट। मिनिमम 4 व्हील्स होनी चाहिए, और आपका जो एम है उसका वो होना चाहिए फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट। हो जाएगा N1 कैटेगरी की व्हीकल, N1 कैटेगरी की व्हीकल यहां पे हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं N2 कैटेगरी की, N2 कैटेगरी की। अब आप बोलोगे सर N2 का मतलब है गुड्स को कैरी करना है, 4 व्हील होने चाहिए, 4 व्हील होने चाहिए, जीबीडब्ल्यू होना चाहिए 3.5 टन से ज्यादा, क्योंकि 3.5 टन जो है वो मिनिमम मैक्सिमम था किसके लिए, N1 के लिए। क्या पढ़ रहे हैं, N2 पढ़ रहे हैं, तो 3.5 टन से ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो अप टू 12 टन, और टू 12 टन होना चाहिए। ये हो जाएगी N2 कैटेगरी की व्हीकल की डेफिनेशन। बहुत सिंपल है भैया, मैं बोल रहा हूं आपको, सिर्फ आप एग्जाम्पल के साथ उसको चलोगे ना, कभी नहीं भूलोगे। देखो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, उसको देखते हैं कहां पे डिफाइन है, 2Q में डिफाइंड है। कैटेगरी N2 इज अ व्हीकल हुज ग्रॉस व्हीकल वेट GVW इज बिटवीन 3.5 टन टू 12 टन। बाकी सब चीजें सेम है, क्या गुड्स के लिए यूज की जाएगी। 4 व्हील से जो है कम उसके पास जो है व्हील नहीं होने चाहिए, मिनिमम जो है उसके पास 4 व्हील्स होने चाहिए। सर इससे एग्जांपल बताओ, अरे बहुत सारे एग्जांपल है भाई। टाटा 407 बहुत फेमस एग्जांपल है उसका, टाटा 709, 709, टाटा 909, टाटा 1109, आयशर 10.90, बहुत सारे एग्जांपल है इसके, ठीक है। जैसे कि टाटा 407, टाटा 709, टाटा 909, टाटा 1109, और ये तो टाटा के है बस, बाकी की बहुत सारी व्हीकल्स है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स है, उनकी भी व्हीकल जो है इस कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन होता होगा, सर एक चीज बताओ, ये जो नंबर्स दिए जाते हैं ना, टाटा 407, टाटा 709, टाटा 909, टाटा 1109, सर ये होता क्या है, ये क्या डिजिग्नेट करते हैं भैया। जैसे कि 407, 90, क्या डिजिग्नेट करते हैं उसकी बात करते हैं। देखो इधर देखो, इसमें जैसे कि टाटा 407 है, इसमें ये 407 क्या डिजिग्नेट करता है, ये 4 डिजिग्नेट करता है उसमें आपका जीवीडब्ल्यू इन टन्स, और ये जो 07 इसमें डिजिग्नेट करता है, ये 07 इंडिकेट करता है इंजन की पावर, कौन से, इन HP, ठीक है। टाटा 407 का मतलब 4 टन्स जो है इसका जो है जीवीडब्ल्यू है, अप्रोक्सीमेटली उतना आता है, और 07 HP का उसमें इंजन है, ठीक है। 709 का मतलब है, 709 का मतलब यहां पे हो जाएगा, ये उसका इंजन कैपेसिटी, ये उसका जीवीडब्ल्यू, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाँ N3 कैटेगरी की व्हीकल के बारे में पढ़ेंगे। अब N3 की बात होगी तो आप सीधा सा बोलोगे सर N आया तो गुड्स आएगा, कम से कम 4 व्हील्स होने चाहिए, और सर जीवीडब्ल्यू जो होना चाहिए अब जो है मोर देन 12.5 सॉरी 12 टन होना चाहिए। हो गया डेफिनेशन खत्म। देखो डिफाइन है 2R में, कैटेगरी N3 इज अ व्हीकल हुज ग्रॉस व्हीकल वेट GVW इज मोर देन 12 टन, दैट्स इट, खत्म। सर एग्जांपल बताओ, अरे बहुत सारे एग्जांपल है भाई, N3 के बहुत सारे एग्जांपल है। टाटा 1612, ठीक है, देखो कैसे, हाँ ये सारे एग्जांपल जो है आपके N3 कैटेगरी की व्हीकल्स के हैं, ठीक है। टाटा 1616, टाटा
1616, यहाँ पे भी सेम है, 16 का मतलब 16 टन, 16 हॉर्स पावर। टाटा ये आपका 4215 है, 25 है, टाटा 4225 है, ये 4225 हॉर्स पावर का इंजन, 42 GVW है इसका, टाटा का टिप्पर है ये, टिप्पर बोला जाता है उसको। यह है आपका व्हीकल अगेन LPT 2518, 25 GVW है, 18 जो है उसकी इंजन कैपेसिटी। तो इस तरीके से जो है यन 3 को हम डिनोट कर सकते हैं, ये आपकी कैटेगरी यन 3 है, कैटेगरी यन 3 व्हीकल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अब ये जो चीज है क्लियर होनी चाहिए, यम क्या कैटेगरी है, M1 M2 M3 क्या है, यन क्या कैटेगरी है, N1 N2 N3 क्या कैटेगरी है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है हमारा ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है वो भी हम एंड करते हैं, जिसके अंदर हमने डेफिनेशंस पार्ट 1 हमने पढ़ा कि कौन कौन से डेफिनेशन इन सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो है इस पार्ट को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर जहां पे हम बात करेंगे इसके आगे वाला जो चीज है, जैसे कैटेगरी टी के बारे में हम इसके अंदर वो जो पर्टिकुलर लेक्चर है होने वाला है सेकंड, उसके अंदर उसकी बात करते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ाई करती रहिएगा। कोई भी डाउट है भैया, कोई भी डाउट है तो मैं अगेन बोल रहा हूं, मेरा टेलीग्राम नंबर आपके पास होना चाहिए, टेलीग्राम आईडी होना चाहिए, आईडी है मेरा @RTO India 11। कोई भी आपका सजेशन होगा, कोई भी आपको चीज पूछनी होगी, आप इससे मुझे जो है यहाँ पे जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे जो है बात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अभी रुकने वाले हैं और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।